हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मिनमय। द डार्क टॉक्स की एक और एपिसोड में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी है पनामा, साउथ अमेरिका से। पनामा का बोकेट इलाका हरे भरे पहाड़ों, बादलों से ढके जंगलों और मनमोहक नज़ारों की ये धरती है। ये एक ऐसी जगह है जो किसी जन्नत से कम नहीं, लेकिन हर जन्नत के दामन में कुछ राज छिपे हुए होते हैं। ये कहानी है नीदरलैंड्स की दो लड़कियों की। इनका नाम है क्रिस क्रेमर्स और लिसेन फ्रून, जो अपनी ज़िंदगी के सबसे बड़े एडवेंचर पर निकली थी। लेकिन ये खूबसूरत जंगल उनके लिए एक अंतहीन पहेली और एक खौफनाक अंजाम का गवाह बन गया। 1 अप्रैल 2014 को वो दोनों इसी जंगल में गई और फिर कभी वापस नहीं लौटी। और पीछे रह गए तो बस कुछ हैरान करने वाले सुराग, एक कैमरा, 2 फ़ोन और इतने सारे सवाल जिनका जवाब आज 1 दशक बाद भी किसी को नहीं मिला है। क्या यह सिर्फ एक दुखद हादसा था या पनामा के घने जंगलों में उनके साथ कुछ और भी भयानक हुआ था? तो चलिए दोस्तों, इस कहानी को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच। शुरुआत करते हैं उनकी बैक स्टोरी से। ये कहानी है नीदरलैंड्स के दो लड़कियों की, क्रिस क्रेमर्स और लिसेन फ्रून। क्रिस क्रेमर्स एक 21 साल की लड़की थी। वो काफ़ी जिंदा दिल और एक जिम्मेदार लड़की थी। उसने हाल ही में यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन पास किया था। उसे लैटिन अमेरिका से खास लगाव था। उसकी दोस्त 22 साल की लिसेन फ्रून भी एक होनहार और समझदार लड़की थी, जिसे वॉलीबॉल खेलना बहुत पसंद था। उसने अप्लाइड साइकोलॉजी में डिग्री हासिल की थी। दोस्तों, पनामा जो देश है वो साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में है। भारत के मुकाबले ये काफ़ी छोटा देश है और यहाँ की आबादी भी काफ़ी कम है। और इस देश की ज़्यादातर ज़मीन पहाड़ों और जंगलों से घिरी हुई है। हमारे इंडिया और साउथ ईस्ट कंट्री के कई सारे लोग जो डोंकी रूट लेते हैं अमेरिका जाने के लिए, उसमें ये पनामा सबसे खतरनाक देश है और इस देश के जंगलों को उनको पार करना पड़ता है। इन दोनों दोस्तों का एक साझा सपना था। उन्होंने 6 महीने तक एक कैफ़े में काम करके पैसे बचाए ताकि वो पनामा जा सके। उनका प्लान था वहाँ जाके स्पेनिश सीखना, घूमना फिरना और बच्चों के साथ कुछ वॉलंटियरिंग वर्क करना। ये ट्रिप लिसेन फ्रून के लिए ग्रेजुएशन गिफ्ट भी था। पनामा आने से कुछ हफ्ते पहले ही दोनों एक साथ रहने भी लगी थी, जिससे उनकी दोस्ती और भी ज़्यादा गहरी हो गई थी। अब दोस्तों, ये समय है 15 मार्च 2014। इसी दिन वो पनामा पहुंची थी। करीब 2 हफ्ते देश घूमने के बाद 29 मार्च को वो बोकेट नाम के एक इलाके में गई, जहां उन्हें एक स्थानीय परिवार के साथ रहना था। हालांकि यहाँ आकर उन्हें थोड़ा कल्चरल शॉक जरूर लगा। लिसेन ने अपनी डायरी में लिखा कि वो यहाँ आकर थोड़ा घबरा गई थी। उसे घर की याद आ रही थी। उनका एक लोकल स्कूल में वॉलंटियरिंग करने का प्लान था, पर वहाँ जाके उन्हें पता चला कि वहाँ सिर्फ स्पेनिश जानने वालों को ही मौका मिलता है। इससे वो दोनों काफ़ी ज़्यादा निराश हो गई थी। 1 अप्रैल 2014 को सुबह के करीब 11 बजे क्रिस और लिसेन बोकेट के पास मौजूद मशहूर एल पियानिस्ता ट्रेल पर हाइकिंग के लिए निकली। दोनों एक लोकल कुत्ते को भी साथ में लेके गई, जो पास ही के एक कैफ़े ओनर का था। उनका ट्रैक सिर्फ कुछ ही घंटों का था, लेकिन सुबह से रात हो गई पर वो वापस नहीं आए। जो कुत्ता उनके साथ गया था वो 6 बजे वापस आ गया, लेकिन अकेले। ये देखकर कैफे ओनर काफी घबरा गया और उसने उन लड़कियों के लोकल गार्जियन, यानी कि जहां वो लोग रुकी हुई थी, उनसे बात की। उन्होंने फिर पुलिस को ये बात बताई। दूसरे दिन इन लड़कियों का एक लोकल गाइड के साथ मीटिंग थी और जब वो उस गाइड के पास भी नहीं पहुंचे तो ये बात पक्की हो गई कि ये दोनों पनामा के जंगलों में खो गए हैं। इसके बाद उनके पेरेंट्स को सूचना दी गई और वो लोग भी पनामा पहुंच गए थे। दोस्तों, वैसे मैं बता दूं, जिस एरिया में घटना हुई थी, जहाँ पर ये लोग खोए थे, वो एक छोटा सा हिली टाउन जैसा था, जहाँ पर कुछ लोग रहते थे, यानी सिर्फ 100 के आसपास ही लोग रहते थे। लेकिन यहाँ पर फॉरेनर्स, स्पेशली यूरोप से काफ़ी ज़्यादा फॉरेनर्स आते थे। और जिस ट्रैक पर, जो एल पियानिस्ता ट्रैक इन लोगों ने लिया था, वो ट्रैक भी कोई इतना डिफ़िकल्ट ट्रैक नहीं था, सिर्फ कुछ ही घंटों का ही ट्रैक था। लेकिन इस कुछ ही घंटों के ट्रैक में क्रिस और लिसेन इस तरह से गुम हो गए कि अब तक 5 दिन गुजर गए थे। 6 अप्रैल को इन दोनों लड़कियों के पेरेंट्स और लोकल पुलिस ने एक साथ एक सर्च ऑपरेशन शुरू किया। सर्च ऑपरेशन कई दिनों तक चला, लेकिन किसी को भी कुछ नहीं मिला। लड़कियों का मिलना तो दूर की बात, कहीं कोई सुराग तक नहीं मिला। जिस ट्रैक पर वो लोग गई थी वो एक खतरनाक ट्रैक था, जिसमें कोई साइन बोर्ड या निशानी नहीं थी, और अगर एक गलत रास्ता आपने ले लिया तो जंगल के बहुत अंदर पहुंच सकते थे। दोस्तों, करीब 11 अप्रैल तक पुलिस, लोकल अथॉरिटीज़ और उनके पेरेंट्स ने इन दोनों लड़कियों को ढूंढा, लेकिन कुछ भी नहीं मिला।
उनकी बॉडीज वगैरह मिलना तो दूर, कोई सबूत भी नहीं मिला, जिसकी वजह से जो सर्च ऑपरेशन था वो रद्द करना पड़ा। अब इस घटना को 2.5 महीने बीत चुके थे। फिर जाकर पुलिस को एक सबूत मिला। जिस जगह से ये लोग गायब हुए थे वहां से करीब कुछ ही किलोमीटर दूर एक नदी थी और उस नदी के पास एक छोटा सा गांव था। उसी गांव की एक महिला को नदी के किनारे पत्थरों पर एक बैग मिला। बैग की जांच पड़ताल पर पता चला कि ये बैग लिसेन और क्रिस का ही था। हैरानी की बात यह थी कि बैग बिल्कुल साफ सुथरी हालत में था, गीला तक नहीं हुआ था। पुलिस ने बैग से मिलने वाले कैमरा की तस्वीरों की जांच शुरू की। उन तस्वीरों ने एक साफ टाइमलाइन पेश की। तस्वीरों से पता चला कि वो 1 अप्रैल दोपहर के 1 बजे तक एल पियानिस्ता के टॉप पॉइंट पर पहुंच चुके थे, जिसे मिराडोर कहते हैं। वे खुश थी, मुस्कुरा रही थी और तस्वीरें ले रही थी। लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने सब कुछ बदल दिया। आखिरी सामान्य तस्वीर, जिसका नंबर 805 था, उसमें क्रिस एक छोटी सी नदी को पार करती दिख रही थी। यह जगह मिराडोर के दूसरी तरफ थी, यानी बोकेट से दूर, जंगल के और भी गहरे और अनजाने हिस्से की ओर। यह इस बात का पक्का सबूत था कि उन्होंने जानबूझकर मुख्य रास्ते को छोड़ा था और आगे बढ़ने का फैसला किया था। खतरे की घंटी तब बजी जब 2 अप्रैल को वो अपने टूर गाइड फिलिसियानो गोंजालेस के साथ तय अपॉइंटमेंट पर नहीं पहुंची। ये उनके गायब होने का आधिकारिक अलार्म था। लिसेन के माता पिता को भी रोज आने वाले मैसेज मिलना बंद हो गए थे, जिससे उनकी चिंता बढ़ गई। होस्ट परिवार ने उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई, लेकिन पनामा की अथॉरिटी ने शुरुआत में इसे गंभीरता से नहीं लिया। 6 अप्रैल तक दोनों लड़कियों के परिवार वाले डच पुलिस, जासूसों और खोजी कुत्तों के साथ पनामा पहुंच चुके थे। उन्होंने लड़कियों के बारे में जानकारी देने वाले को $30,000 अमेरिकन देने का भी वादा किया, लेकिन इसके बावजूद भी इनिशियल डेज में उन लड़कियों का कुछ भी पता नहीं चला। शुरुआती जांच की विफलता इस केस का एक महत्वपूर्ण पहलू है। बचाव दल और अधिकारी ये मानकर चल रहे थे कि लड़कियां मुख्य एल पियानिस्ता ट्रेल पर या उसके आसपास ही कहीं खो गई होंगी, लेकिन कैमरा डेटा से यह साबित हो गया था कि वो दोपहर उस पॉइंट से काफी आगे निकल गई थी। और इसका मतलब ये था कि शुरुआती दिनों में जो बचाव दल था, जो सर्च ऑपरेशन चल रहा था, वो एक दूसरी जगह पर चल रहा था, जबकि ये दोनों लड़कियां जंगल के और गहरे हिस्से में जा चुकी थी। दोस्तों, अब इस केस में बहुत सारी इसी तरह की कॉम्प्लिकेशंस है, जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। 10 हफ्तों की खामोशी के बाद 14 जून को इस केस में एक बड़ा मोड़ आया। एक स्थानीय महिला को एक गांव के पास लिसेन का नीला बैकपैक मिला। हैरानी की बात यह थी कि बैकपैक काफी अच्छी हालत में था। उसके अंदर जो सामान मिला उसने रहस्य को और भी गहरा कर दिया। उसके अंदर 2 जोड़ी सनग्लासेस, 2 अंडरगारमेंट्स, एक पानी की बोतल, लगभग $88 कैश, लिसेन का पासपोर्ट और इंश्योरेंस कार्ड, लिसेन का कैनन कैमरा और दोनों लड़कियों के क्रिस का आईफोन और लिसेन का सैमसंग गैलेक्सी S3 मिला। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि बैकपैक के अंदर की सभी चीजें, खासकर फोन, कैमरा, पासपोर्ट जैसे कागजात, पूरी तरह से सूखे और करीने से पैक किए हुए थे। जिस नदी के पास ये बैग मिला था, उस नदी में तूफान का मौसम था और अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को चट्टानों से टकराकर तोड़ देती थी। ऐसे में यह लगभग असंभव है कि बैकपैक इतनी लंबी दूरी तय करके और उसके अंदर रखे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, कागजात पूरी तरह से सूखे और सुरक्षित रहे। इससे 2 ही संभावना निकलती है। पहली, कि बैकपैक लंबे समय तक नदी में नहीं था, बल्कि उसे मिलने से कुछ ही समय पहले उसे वहां रखा गया था। या दूसरी, कि किसी स्थानीय व्यक्ति को ये बैग बहुत पहले मिल गया था, उसने इसे अपने पास रखा और बाद में इनाम के लालच में या मुसीबत से बचने के लिए इसे खो जाने का नाटक किया। दूसरी बात थी फोन और कैमरा में कैद कई सारी तस्वीरें। और दोस्तों, फोन रिकॉर्ड से पता चला कि उनके साथ क्या कुछ गुजरा था। 1 अप्रैल शाम 4:30 बजे क्रिस के आईफोन से 111, जो पनामा का इंटरनेशनल इमरजेंसी नंबर था, उसमें कॉल की गई थी। ठीक 12 मिनट बाद फिर से कॉल की गई और इस बार सैमसंग यानी कि लिसेन के फोन से की गई, लेकिन खराब रिसेप्शन की वजह से एक बार भी फोन कनेक्ट नहीं हुआ। उसके बाद 2 से 4 अप्रैल भी कई बार कोशिश की गई, लेकिन एक बार भी फोन कनेक्ट नहीं हुआ। अब जो कैमरा था उसमें कई सारी तस्वीरें थी, उनकी बात करते हैं। 1 अप्रैल को दिन में खींची गई तस्वीरें सामान्य थी, वो खुश थी, मुस्कुरा रही थी। और उसके बाद सीधे 8 अप्रैल की तस्वीरें। 7 दिनों के लंबे गैप के बाद 8 अप्रैल के रात 1 बजे से 4 बजे के बीच घने अंधेरे में फ्लैश का इस्तेमाल करके 90 तस्वीरें खींची गई थी। ज़्यादातर तस्वीरें धुंधली थी या उनमें सिर्फ अंधेरा, पत्ते और चट्टानें दिख रही थी, लेकिन कुछ तस्वीरें खास थी। एक फोटो में एक टहनी पर कुछ लाल प्लास्टिक बैग बंधे हुए थे।
एक दूसरे तस्वीर में एक चट्टान पर बैकपैक का स्ट्रैप और एक शीशा रखा हुआ था, शायद मदद के लिए सिग्नल देने की कोशिश की थी। और एक बेहद परेशान करने वाली तस्वीर जिसमें क्रिस के लाल भूरे बालों वाला सर पीछे से दिख रहा था। हैरानी की बात एक और है, एक तस्वीर जिसका नंबर था 509 वो इस कैमरा से डिलीट की गई थी, लेकिन फॉरेंसिक जांच में ये पता चला कि इस कैमरा से जब कोई फोटो डिलीट की जाती है तो इस तरह का डिजिटल फुटप्रिंट नहीं बनता जिस तरह से इस फोटो में बना था। तो इस फोटो को किसी कंप्यूटर की मदद से ही डिलीट की गई होगी, जिसकी वजह से इस तरह का एक डिजिटल फुटप्रिंट बना। बैकपैक मिलने के बाद नदी के किनारे नए सिरे से तलाशी अभियान शुरू हुआ और जो कुछ मिला उसने इस रहस्य को और भी दर्दनाक बना दिया। नदी के दूसरे किनारे पर एक चट्टान के ऊपर क्रिस की डेनिम शॉर्ट्स मिली। एक हाइकिंग बूट मिला जिसके अंदर एक इंसानी पैर और कुछ हड्डियां थी। डीएनए जांच से पुष्टि हुई कि ये लिसेन का था। अगले 2 महीनों में उसी नदी के किनारे कम से कम 33 बिखरी हुई हड्डियों के टुकड़े मिले। डीएनए जांच ने पुष्टि की कि ये दोनों लड़कियों की ही थी, जिसमें क्रिस के कूल्हे की हड्डी का एक टुकड़ा भी शामिल था। अब कुछ और चीजें जो इस केस को और भी उलझाती है। लिसेन की हड्डियों पर अभी भी कुछ त्वचा लगी हुई थी जो बताता था कि उनका शरीर हाल ही में सड़ना शुरू हुआ था। वही क्रिस की हड्डियां, खासकर कूल्हे की हड्डी, बिल्कुल सफेद ब्लीच लग रही थी, जैसे उसे ब्लीच किया गया हो। इन हड्डियों पर कोई भी खरोच या निशान नहीं थे। एक फॉरेंसिक एक्सपर्ट ने कहा कि माइक्रोस्कोप के नीचे जांच करने पर हड्डियों पर किसी भी तरह के खरोच के निशान नहीं मिले, न तो किसी औजार के और न ही जानवरों के काटने या नदी में चट्टानों से टकराने के। कुछ रिपोर्टों में क्रिस की हड्डियों पर फास्फोरस पाए जाने का उल्लेख है। ये नेचुरल कारणों से भी हो सकता है, लेकिन ये चूने जैसे रसायन से भी हो सकता है जिसका उपयोग शरीर को तेजी से गलाने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या यह थ्योरी सही है? क्या ये सिर्फ एक हादसा था या फिर किसी ने उनका खून किया था? इस केस में 3 मुख्य थ्योरी पब्लिक के सामने आई थी। उनमें से जो पहला था वो ये था कि ये एक दुखद हादसा ही था। कहानी है कि दोनों लड़कियां ट्रैक पर गई, लेकिन वहां पर जंगल में भटक गई। उनके पास ऐसी स्थिति से निपटने की कोई भी तैयारी नहीं थी। उनमें से एक किसी चट्टान या खाई में गिरने के कारण घायल हो गई। दूसरी ने उसकी देखभाल करने और मदद के लिए संकेत देने की कोशिश की, लेकिन अंततः असफल रही। वो मौसम की मार, भूख, प्यास, थकावट का शिकार हो गई और उनके अवशेष नदी के तेज बहाव में बह गए। जो दूसरा थ्योरी है वो ये है कि लड़कियां जंगल में अकेली नहीं थी। किसी ने उनका पीछा किया, उन पर हमला किया, उन्हें अगवा किया या उनकी हत्या कर दी। क्या पता शायद उनको एब्यूज किया गया हो या उनके बॉडी ऑर्गन्स को निकाल लिया गया हो। और तीसरा जो थ्योरी है वो ये है कि क्रिस और लिसेन ने गलती से जंगल के उन दूर दराज के रास्तों पर कुछ ऐसा देख लिया जो उन्हें नहीं देखना चाहिए था, जैसे कोई ड्रग डील, छिपा हुआ माल या कोई अपराध। ऐसे रास्ते अक्सर तस्करों द्वारा इस्तेमाल किए जाते हैं। उन्हें चुप कराने के लिए उनका पीछा किया गया और मार दिया गया। इस थ्योरी का मुख्य आधार क्रिस की हड्डियों की स्थिति है। हड्डियों का ब्लीच होना और उन पर फास्फोरस चूने के इस्तेमाल की अफवाह शरीर को नष्ट करने की जानबूझकर की गई कोशिश के रूप में देखी जा सकती है, जो ड्रग कार्टेल द्वारा अपनाई जाने वाली एक जानी मानी विधि है। खैर दोस्तों, 2014 में ये घटना हुई थी और आज है 2025, यानी कि करीब 11 साल बीत चुके हैं इस घटना को। लेकिन आज भी क्रिस क्रेमर्स और लिसेन फून के साथ क्या हुआ, उनकी मौत कैसे हुई, क्या उनकी मौत एक हादसा थी या फिर उनका किसी ने खून किया था, तो ये रहस्य आज भी बना हुआ है। और पैनामेनियन जो अथॉरिटीज़ थे, पुलिस वगैरह, उन्होंने फैमिली को ही बताया कि ये एक हादसा ही है। और इन दोनों जवान लड़कियों के पेरेंट्स को भी ये बात मानने के अलावा उनके पास कोई भी चारा नहीं है। तो दोस्तों, यही कहानी थी आज की। होप करता हूँ ये कहानी आपको अच्छी लगी है, और अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। जल्द मिलता हूँ ऐसी एक और रहस्यमय कहानी के साथ। टिल देन, थैंक यू सो मच।